हॉस्टल एक बिल्डिंग जो घर से दूर दूसरा घर, जो पहले कुछ दिनों तक पराया सा लगता है, कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ अलग सा लगता है और कुछ ही दिनों में देखते देखते वो अपनापन से भर जाता है। यानी कि वो जो दूसरा घर है, यानी कि जो हॉस्टल है, वो अपनेपन से भर जाता है। घर के सदस्य भी बदल जाते हैं और खान पान भी बदल जाता है। यानी कि जो खाना घर में बनता था वहाँ का खाना अलग है। और तो और रूटीन यानी कि पूरी दिनचर्या बदल जाती है। और ऐसे में बहुत सारे सवाल अभिभावकों के होते हैं, बहुत सारे सवाल बच्चों के होते हैं। तो आपके मन में भी एक सवाल होगा कि कैसे एडजस्ट होगा। माँ बाप के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि कैसे करेगा मेरा बच्चा या कैसे रहेगी मेरी बच्ची। हॉस्टल में हम क्या सीखते हैं, और इससे पहले सवाल है कि अगर पूछा जाए कि हॉस्टल कैसे होते हैं, आई मीन बच्चे के लिए हॉस्टल अच्छे होते हैं या नहीं होते, तो 3 प्रकार के उत्तर देखे गए हैं। पहला उत्तर ये हो सकता है कि हॉस्टल पूरी तरह से बेकार है, कोई काम का नहीं है, ये एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हॉस्टल बहुत कुछ होता है। ऐसे समझो कि हॉस्टल ज़िंदगी का एक स्वर्णिम काल होता है, जहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक नई ज़िंदगी का निर्माण करते हैं। तीसरा जवाब ये हो सकता है कि हमें हॉस्टल के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम लोग रहे भी नहीं और हमने किसी को रहते हुए या बदलाव करते हुए देखा ही नहीं। तीनों ही जवाब अपनी अपनी जगह पे सही है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जवाब देने वाले का बिलीफ क्या है, या फिर मैं कहूँ साधारण भाषा में कि उसका अनुभव क्या है। अगर किसी का अनुभव बेकार रहा है तो वो ज़िंदगी हमारा माइंड उसको बेकार ही बताता है, और अच्छा रहा है तो ज़िंदगी को अच्छा ही बताया जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के हैं, और आप जिस किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि आप इसको अच्छा बताते हैं या बुरा बताते हैं या जानकारी नहीं है, और आपकी मजबूरी भी है कि आपके बच्चे को भेजना, या आप स्टूडेंट हैं तो मजबूरी भी है रहना, तो मेरी गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से वीडियो संदेश के साथ। और वीडियो का नाम है कि हॉस्टल से क्या सीखते हैं। हॉस्टल एक बिल्डिंग होती है, ये आप और हम सब जानते हैं, बट हॉस्टल की उस बिल्डिंग में 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मिलती हैं। पहली चीज़ है कि वहाँ आपका बच्चा या आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे वो बिल्डिंग बहुत सेफ़ होती है, सुरक्षित होती है। आज आप अखबार खोल के देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। जैसे आप टीवी पे न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। और आप सोसाइटी की किसी सोशल गैदरिंग में बैठते हैं तो भी वहाँ पे आपको बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। परंतु हॉस्टल इन तमाम बुरी घटनाओं से अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा जो है, इंडिविजुअल नहीं होके, और सिक्योरिटी एट द रेट ऑफ कॉमन, यानी कि एक पूरा जो कैंपस है उसकी सिक्योरिटी की जाती है। वो कैंपस हॉस्टल की बिल्डिंग हो सकती है या फिर किसी कैंपस के अंदर वो हॉस्टल हो सकता है। तो वहाँ पे एक जो कॉमन सिक्योरिटी है वो एक बिग डील होती है,
और मैं मेरे अनुभव से कहूँ, एक स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते, कि इतनी अच्छी सिक्योरिटी हमने देखी है हॉस्टल्स में, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी में हूँ, कि जितनी सिक्योरिटी एक साधारण इंसान अपने स्तर पे उपलब्ध नहीं करवा सकता। जी हाँ, एक साधारण परिवार से व्यक्ति है, वो उतनी सुरक्षा अपने दम पे अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा सकता। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे एस्पेक्ट है इकोनॉमिकल है, यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि एक सस्ता है, यानी कि बहुत आसान से बहुत कम पैसे में वो चीज़ें मिल जाती हैं जो बाहर 2 गुना 3 गुना पैसे खर्च करने पर भी नहीं मिल पाती। और अगर मैं सिंपल कहूँ कि अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के खर्चे में 2 बच्चे पढ़ सकते हैं। ये एक हॉस्टल की ताकत है। हॉस्टल इकोनॉमिक क्यों होते हैं? एक रूम रेंट हॉस्टल का रूम रेंट बहुत नॉमिनल होता है, और जो बाहर बच्चा रूम लेके रहता है वहाँ पर का रूम रेंट आप सबको मालूम है। और हॉस्टल का जो फूड है वो भी चूँकि एक सामूहिक रूप से बनता है और एक कोऑपरेटिव या एक सोसाइटी मेंटेन करती है, तो वहाँ पे हर एंगल से आपको इकोनॉमी में रहता है। और डियर फ्रेंड, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, कि अगर हॉस्टल नहीं होते तो वो लोग शायद अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते। और आप और हम ये सब जानते हैं कि 75% पॉपुलेशन जो है उसके सामने एक अर्थ की समस्या रहती है, एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप स्टूडेंट हैं तो इस पर ज़रूर गौर करिएगा, ये मेरी गुजारिश रहेगी। तीसरा फैक्टर हॉस्टल का आता है हेल्दी, यानी कि आपकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये जो हेल्थ का जो फैक्टर है वो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें 3, 4, 5 दिन तक अगर हमें बाहर का खाना खाना पड़ जाता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। अगर बच्चा रोज़ ही बाहर का खाना खाए तो क्या हालत हो जाती है या क्या हो सकती है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। जो हेल्दी फूड की जो बात है, वो हेल्दी हैबिट्स की जो बात है, यानी कि मैं कहूँ कि एक हेल्दी एकोमोडेशन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हर चीज़ हेल्थी है, हर चीज़ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी होती है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट में बहुत सारी नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। हेल्दी एस्पेक्ट को मैं 2-3 हेडिंग में शेयर करना चाहता हूँ। पहला कि हॉस्टल्स में, यहाँ पे एक चीज़ और मैं स्पष्ट करूँ कि मेरा हॉस्टल से जो मतलब है, वो मेरा हॉस्टल से मतलब है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, उनके जो अपने हॉस्टल हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस भी उनका ही ज़्यादा है। जो बाहर जो हॉस्टल होते हैं, यानी कि प्राइवेट जो हॉस्टल होते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो हेल्दी जो वर्ड हमने लिया था, हेल्दी फूड हम कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल लें कि जो हेल्दी फूड की हम बात करें, हेल्थ की हम बात करें, तो हॉस्टल ऐसी जगह है जहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ फूड्स मिल जाते हैं। अदरवाइज वैरायटी ऑफ फूड का कंसेप्ट जो है वो अभी तक जो मेरी जानकारी है, बहुत यानी कि 75% परिवारों के पास ये सुविधा नहीं है। वैरायटी ऑफ फूड यानी कि इतना है एक सिंपल भाषा में कि वक्त पे खाना मिल जाए, ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। दूसरा हेल्दी एस्पेक्ट में कि फूड ऑन टाइम। स्टूडेंट के केस में जहाँ पे फैमिली में रहता है तो फैमिली का तो अपना एक शेड्यूल होता है, बट स्टूडेंट के केस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट
खाना बनाने में आलस कर जाते हैं, या तो पूरी भूख ही ख़त्म हो जाती है और धीरे धीरे बच्चे का जो खाने पीने का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ऑन टाइम फूड मिलता है, और फूड में यानी कि ऑन टाइम आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर और जितनी भी जो चीज़ें जो उस आपके हॉस्टल के मेन्यू में है वो ऑन टाइम मिल जाती। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि ऑन टाइम मिल जाना, यानी कि वक्त पे खाना मिल जाना। अगर आप अभिभावक हैं तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जो वर्किंग जो पर्सन है वो लंच बॉक्स लेके जाते हैं और कई बार उनके लंच बॉक्स को पड़े 4 साढ़े 4 भी बज जाती हैं। जो बिजी शेड्यूल हम बड़े लोगों का है, आई मीन पेरेंट्स का है, वही शेड्यूल बच्चों का भी होता है। इसलिए बच्चों का टाइम पे खाना मिल जाए और बच्चे खा के चले जाएं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। ये मेरा अपना अनुभव है। अब हम अगले पड़ाव पे चलते हैं और हम बात करते हैं कि हम क्या क्या सीख जाते हैं हॉस्टल में, यानी कि एक आम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्या सीख जाता है। और बहुत सारे जो सर्वे हैं उसमें एक लाइन लिखी आती है, मैंने वहीं से ली है। लाइन कहती है कि यू मैनेज विदाउट पेरेंट्स, यानी कि एक बच्चा जिसने अभी 12वीं पास किया है, स्कूल से निकला है और वो बेटा है या बेटी है और उसको आप घर से बाहर भेजते हैं, उसको चाहिए थी पेंसिल, वो आपने ला के दी, उसको चाहिए थी नोटबुक, आपने ला के दी। पूरी तरह से वो आप पे डिपेंड था या डिपेंड थी, और अब एकदम से वो बाहर के उस एटमॉस्फेयर में जाएगा तो हॉस्टल हैं वो सिखा देंगे आपके बिना मैनेज करना, यानी कि यू कैन मैनेज विदाउट पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स की वहाँ ज़रूरत नहीं है, यानी कि पेरेंट्स की थॉट है वो आपका बच्चा या बच्ची ऑब्टेन करेगा, ले लेगा। और ये जो थॉट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थॉट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि बच्चे से बड़ा होना, ये बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को ना मिले, यानी कि वो बच्चा ताज़िंदगी बच्चे के माइंडसेट से ही रहे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और एलोपैथी में इस सिचुएशन को बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, बट हॉस्टल है वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आपका बच्चा राइज कर ही जाएगा। तो यू कैन मैनेज विदाउट पेरेंट्स। तो यहाँ पे 3 बातें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने लिटरेचर से ली हैं और मेरा अपना अनुभव है। पहली चीज़ की सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एक स्वतंत्र का जो भाव मन में आना, एक फीलिंग जनरेट होना, एक इम्प्रिंट्स बनना, एक बॉडी का काम करना, एक थॉट प्रोसेस का उसी तरह से काम करना, आपकी एक्टिविटी इसी तरह से डिज़ाइन होना, इससे एक बहुत बड़ी चीज़ बनती है। NLP का पर्सन हूँ, एक आप अपने आप में एक बड़ी इमेज देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे ही आप हॉस्टल में गए, आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना हुआ और आपका एक सर्किल बनता है, आपका एक ऑरा बनता है, और ऑरा बनकर आप सपोज करो आप यहाँ हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी इमेज बड़ी हो जाती है। और इमेज बड़ी होने का मतलब है कि आपके अंदर वो सारे बदलाव आ जाते हैं, वो सारे बदलाव आप ले लेते हो जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जो बड़ी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर नहीं आते, बाहर भी आते हैं, बट चूंकि मेरा टॉपिक हॉस्टल का है और यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे से पूछा है कि सर हॉस्टल में रहना पड़ेगा बच्चे को, क्या करें, आपकी क्या राय है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आपस में सवाल आ रहे हैं कि हॉस्टल्स के बारे में क्या विचार है, हॉस्टल्स क्या होते हैं, हॉस्टल के मेरिट और डीमेरिट। ये एक डिबेट की तरह है, आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो एक बड़ा बेनिफिट आपके पास है कि एक बड़ी इमेज आपकी
निखर के आ जाती है। आज एक सोसाइटी में बड़ी सी एक आपको कॉमन चीज़ दिखाई देगी। कुछ फैमिलीज आपके आसपास ऐसी हैं जिनको आप जानते हैं पर्सनली कि उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप की इमेज तो काफ़ी बड़ी और उनके बच्चों ने कुछ नहीं किया, उनके बच्चों की इमेज बहुत छोटी रह गई। तो वो जो एक, और फिर वो माँ बाप बड़े परेशान हैं कि साहब क्या करें। अच्छा, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद में कोई इलाज नहीं, और काउंसलिंग को वो बच्चे प्रेफर नहीं करते, कहते हैं नहीं हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये काम काउंसलिंग का है। यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस जो माइंड है, सबकॉन्शियस जो री इम्प्रिंटिंग यानी कि ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पर हो जाती है। और क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग माइंड सेट के बच्चे आते हैं, अलग अलग लेवल के बच्चे आते हैं, और वो सब का लेवल ऐसे है, सिंपल भाषा में समझो, मैं अक्सर समझाता हूँ, 1 + 1 = 2 नहीं, ऐसा नहीं है। 1 + 1 यानी कि 1 + 1 = 2 ऐसे नहीं जोड़ना है। वहाँ पे एक के पास एक रखो ऐसे तो 11 हो जाते हैं। यानी कि आपकी जो ब्रेन पावर जो है हॉस्टल के अंदर बच्चों की, मान लो 2 बच्चे हैं तो उनकी पावर 11 टाइम इंक्रीज हो जाती है। नंबर 2 कि सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता का भाव। आत्मनिर्भरता का भाव मैंने ऐसे देखे हैं कुछ पेरेंट्स को या कुछ अभिभावकों को, जब हम हॉस्टल में रहा करते थे, अभी भी मैं जाता रहता हूँ हॉस्टल में, कि वो बच्चों को छोटी छोटी बातों पे वो अपने ऊपर डिपेंड बना के रखते हैं। जैसे किसी बच्चे की हेयर कट की ज़रूरत है तो फादर आएंगे और उस बच्चे को लेके जाएंगे महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार और हेयर कट करवा के लाए। कोई चीज़ छोटी से शॉपिंग है, बच्चे को कुछ और सामान चाहिए उसके लिए, तो ये उनका प्यार है, अच्छी बात है। और बट ऐसे बच्चे भी हैं जिनके फादर हैं ही नहीं, जिनके पास बड़े हैं ही नहीं, तो वहाँ पर उन बच्चों के आगे एक बड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। वो उनके अंदर कहीं ना कहीं चीज़ जनरेट होती है कि यार ये क्या। बट हॉस्टल जो है वो क्या करते हैं, एक सेल्फ रिलायंस की चीज़ को जनरेट करता है कि एक आत्मनिर्भरता। हॉस्टल का जो टेम्परामेंट है वो ये है कि नहीं पापा, मैं आई एम ओके, आई कैन हैंडल, आप रहने दीजिए, आप मस्त रहिए। ये एक टेम्परामेंट है, ये एक सेंटेंस है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यार दोस्त होते हैं, सर्किल होता है, उसका अपना इंस्टीट्यूट होता है। पर्पज़ ये कि जो छोटी छोटी बातें हैं या छोटे छोटे डिसीजन है वो बच्चा खुद लेने लगता है। और ये जो छोटे छोटे डिसीजन हैं, छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे, आपने एक बुक पढ़ी होगी इकिगाई, जो एक जापान की टेक्निक है इकिगाई, उसको आप पढ़िए और बहुत और आप खुद जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो है, एटॉमिक हैबिट बुक को पढ़िए तो आप जानते हैं कि वो किस तरह से एक बड़ा बदलाव लाती है। और मैंने देखा है कि हॉस्टल से निकलने के बाद बच्चा ब्लेमिंग नहीं रहता, बच्चा सेल्फ रिलायंस में आता है और वो ये एक्सेप्ट करता है कि मेरे अच्छे नंबर हैं तो ये मेरी वजह से हैं, ख़राब नंबर हैं तो भी मेरी वजह से हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखी गई है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो है सेंस ऑफ टीम वर्क एट दी हेल्प, यानी कि हॉस्टल के अंदर इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, यानी कि एक कल्चर ही इस तरह का होता है कि बच्चे एक टीम में काम करते हैं और टीम में काम करने के दौरान उनकी एक मंशा जो होती है वो ये होती है कि एक दूसरे की हेल्प करने की, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की मंशा से वहाँ पे वो काम करते हैं। तो जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाते हैं तो हम जिसका जो सपोर्ट कर रहे हैं उससे हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अनकॉन्शियसली, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उनके पास जो अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो लेता रहता है। एक मैं एग्जांपल शेयर करूंगा, एक लिविंग एग्जांपल है
एक हॉस्टल की बात है कि दो बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों में एक सीनियर था, एक काफ़ी जूनियर था। जो सीनियर जो था उसके बारे में पता नहीं लोग अलग अलग बातें कहते थे, मगर उसकी एक आदत थी। आदत ये थी उसकी कि वो जब पढ़ने बैठ जाता था तो वो फिर उठने का नाम नहीं, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, यानी कि वो 8 घंटे 18 घंटे तक उसकी सीटिंग हो जाती थी। ठीक है। और इसके साथ वो जब नोट्स बनाता था तो एक पूरी बुक है मान लो 300 पेज की, तो उस पूरी बुक के नोट्स को वो 30 पेज में ले आता था। तो जब वहाँ पर जो जूनियर लड़का था उसने देखा ऐसा कि यार ये जो मेरे सीनियर हैं वो तो ऐसा कर रहे हैं, और उसने उस चीज़ को ले लिया। और उस चीज़ को लेने के बाद उसको इतना बेनिफिट हुआ कि जिसको हम शब्दों में या लिखा या कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो टीम वर्क के साथ एक सेल्फ हेल्प के नाते अपने आप आती रहती हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बट ये मैंने यहाँ 3 एस्पेक्ट लिए हैं जो मोस्ट कॉमन देखे जाते हैं। अब हम आते हैं कि सब बेनिफिट क्या हैं, हॉस्टल के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं। नुकसान भी होते होंगे, बट मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर नुकसान देखने होंगे तो आप दूसरे वीडियो में देखिएगा। बेनिफिट में हम सबसे पहला जो बेनिफिट हम ले रहे हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो हमने बात की कि साहब ये बहुत ही इकोनॉमिक होते हैं, बहुत ही इकोनॉमी, यानी कि बहुत कम पैसे में आप बहुत बड़ी स्टडी कर सकते हो, कम पैसे में आप बड़ी जगह पे पढ़ सकते हो, कम पैसे में आप बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, कम पैसे में आप बड़ा सपना देख सकते हो। ये बात हो गई। हेल्दी फूड हमें वहाँ मिलता है, जो बहुत कम पैसे में आपको हेल्दी फूड मिल जाता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो भी हमें बहुत अच्छी से वहाँ मिल जाती है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पहली जो चीज़ है एटमॉस्फियर। हॉस्टल का एटमॉस्फियर एक यूनिक होता है, यानी कि ये मेरा अपना अनुभव है कि किन्हीं 2 हॉस्टल का एक जैसा एटमॉस्फेयर मैंने नहीं देखा। यूनिक होता है, और वो इस तरह से डिज़ाइन होता है कि उस हॉस्टल में जो बच्चों का जो स्टफ़ है, यानी कि किस टाइप के वहाँ बच्चे रहते हैं, किस टाइप का मतलब है कि इस हॉस्टल में अगला टारगेट उनका क्या है। एक स्टफ़ होता है कि यहाँ से निकलते ही मेरे को कॉम्पिटिटिव सर्विस IAS बनना है या IRS बनना, IPS बनना है। एक वो होता है कि यहाँ से निकल के रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, ये करना है। एक वो होता है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। ये बच्चे पर्सन टू पर्सन भी होती है और एक हॉस्टल में भी होती है। एक जो हमारे यहाँ रहता है कि यहाँ से निकल के मेरे को RPSC क्वालिफाई करना है, मेरे को फर्स्ट ग्रेड के जॉब में जाना है, इस तरह की एक माहौल बना रहता है। तो वो जो एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल यूनिक है। और ये यूनिक क्यों है, क्या चीज़ इसको यूनिक बना देती है, वो ये है। और याद रखिएगा, मैं भी एक फादर हूँ, याद रखिए कि ये चीज़ हम हमारे बच्चे को हम घर पे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, यहाँ पे अब समझते हैं कि एक साथ 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे रहते हैं एक ही सब्जेक्ट के। क्या हम हमारे घर में रख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट के बच्चों को? नेवर। एक ही सब्जेक्ट के हैं या एक ही स्ट्रीम के हैं, स्ट्रीम एक ही, और प्लस इन सब का एज ग्रुप भी एक है, इन सब का एज ग्रुप एक है, और इन सब का माइंडसेट भी करीब करीब सेम है। यानी कि एक साथ एक स्ट्रीम मिल जाना, एक एज ग्रुप मिल जाना, एक माइंडसेट मिल जाना, ये बहुत बड़े मैनेजमेंट को पैदा करते हैं। ये एक बहुत बड़े मैनेजमेंट को पैदा करते हैं। और ये जो मैनेजमेंट जो पैदा होता है, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जो लाइफ को अफेक्ट करता है, यानी कि लाइफ मतलब जो जो पब्लिक को हैंडल करना सिखा देते हैं, यानी कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है या सोसाइटी को कैसे हैंडल करना है, ये यहाँ से बहुत अच्छे से सीख जाता है। यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका मेरा मतलब ये नहीं कि बाहर ये नहीं सीख सकते, बट ये चीज़ें आप और हम अच्छे से जानते हैं कि एक साथ बाहर आसानी से नहीं मिलती।
नंबर 2 यानी कि मैनेजमेंट का दूसरा जो पार्ट है वो, चूँकि एक ही सब्जेक्ट एक ही स्ट्रीम के बच्चे वहाँ पर हैं, वो जब भी बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात आएगी, हर काम में उनका सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होकर आएगा, यानी कि उस सब्जेक्ट की पकड़ उनकी मजबूत हो जाती है। सब्जेक्ट की पकड़ का मतलब है पकड़ मजबूत होती है तो उनका जो आगे का कैरियर जो है, यानी कि उसकी जो नौकरी जो है वो सुनिश्चित हो जाती है, वो सुनिश्चित हो जाती है। मैं यहाँ किसी हॉस्टल का नाम नहीं लूँगा, मगर मैं ऐसे हॉस्टल को जानता हूँ, उस हॉस्टल का स्टूडेंट अभी तक मैंने बेरोज़गार नहीं देखा। ये एक बात हुई एटमॉस्फेयर की। ये एक एटमॉस्फेयर वो है जिसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। अगर इसमें हार्ड कॉपी में बात करूँ तो बड़े बड़े स्टडी रूम, बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, बड़े बड़े टीवी रूम्स, ये चीज़ें बहुत आसानी से हर कोई अपने बच्चे को उपलब्ध नहीं करवा सकता। और आजकल तो रीडिंग रूम भी बनते जा रहे हैं गवर्नमेंट के हॉस्टल्स में, जहां रीडिंग रूम एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें सारी सुविधाएं हैं और जिसमें बच्चा आराम से जब मर्जी जब पढ़ सकता है। तो ये फिजिकल यानी कि हार्डवेयर की लैंग्वेज में मैं बात करता हूँ। तो अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि वैल्यू ऑफ फूड। वैल्यू ऑफ फूड का मतलब है कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिनके पास, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनके पास फूड की वैरायटी को छोड़ दीजिए, उनके पास ऐसा है कि कुछ खाने को वक्त पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आंखों देखा है। तो जो वैल्यू जो फूड की है, यानी कि ऑन टाइम फूड मिल जाना और ऑन टाइम विथ कॉमन चॉइस, यानी कि अगर आप फूडी हैं और बहुत अच्छे से परिवार से भी आप आए हैं, मान लो जहाँ पे फूड का मुद्दा नहीं है, और आप या फिर आप ऐसी जगह से आए जहाँ पे फूड का मुद्दा, दोनों ही सिचुएशन में ऑन टाइम फूड विथ कॉमन चॉइस, ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि एक कॉमन चॉइस के अंदर अपने फूड को एडजस्ट कर लेना, ये हॉस्टल ही सिखा पाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आप मेजॉरिटी में फैमिली में आप जाओगे देखोगे तो पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा ये नहीं खाता है, हमारा बच्चा यहाँ नहीं खाता है, हमारा बच्चा वहाँ नहीं खाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम अभी सामने आ रही है। इसके बाद बेनिफिट में एक सॉफ्ट वर्जन का बेनिफिट शेयर कर रहा हूँ। जो एक्टिविटीज़ जो हॉस्टल में होती हैं, जैसे हाउसेस बने होते हैं या इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर छोटे से छोटा इवेंट कर लो कि मैथ्स का मैनेजमेंट भी 2 या 3 स्टूडेंट की कमेटी होती है, वो सुपरवाइज करते हैं। वो जो इवेंट्स वहाँ पर होते हैं, और बड़े इवेंट्स में कुछ हॉस्टल्स हैं वो उनकी अपने पत्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, कुछ के बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, तो बहुत सारे ही डिपेंड करता है आप किस हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, आप किस हॉस्टल में जा रहे हैं। बट ऐसा कोई हॉस्टल नहीं जहाँ पे इवेंट ना हो। और इवेंट की खास बात क्या होती है कि वहाँ पे स्टूडेंट ही मैनेज करते हैं। तो जब स्टूडेंट मैनेज करते हैं तो वहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होती है। और आप और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर बच्चे में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो एक छोटा सा सरकारी जॉब भी नहीं कर सकता आसानी से। वहाँ पर भी ऑफिस के लोग उसको दबा के रखेंगे, सोसाइटी उसको दबा के रखेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो मैंने देखा है मेरे आसपास और मेरे स्टूडेंट में। उसके बाद अगला एक बड़ा एस्पेक्ट है, आप और हम अक्सर बच्चों से ये सुनते हैं, स्पेशली साइंस के बच्चों से, कि बच्चे कहते हैं कि सर जीके से हमारी पार नहीं पड़ती, जीके हमारे समझ में नहीं आता। तो इसको हम कहते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि हॉस्टल में अलग अलग इलाके के, अलग अलग सिटी के, अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट रहते हैं एक साथ। और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं,
उसी दौरान, या मेरे अनुभव से कहूँ कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाते खाते आपका जीके इतना तैयार हो जाएगा कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं मेरा अपना अनुभव कह रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है जो हमारे यहाँ से एमएससी करके गए हैं, उनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि वो जो डाइनिंग टेबल जो है, वो जो आपके हॉस्टल का छोटा सा खेल का मैदान है, जो आपका प्लेग्राउंड है, ऐसे बहुत सारे आपके हॉस्टल में जगह हैं, वहाँ से इतना जीके आ जाता है कि आपको अपनी लाइफ को में बहुत अच्छे से रन करने के लिए काफ़ी होता है। और अंत में कि आपके अंदर जो चेंजेस जो हैं, आपके अंदर चेंजेस हैं, मेरा इस फील्ड में अनुभव है। बहुत सारे पेरेंट्स से बात होती है और वो ये कहते हैं कि सर ये बच्चा ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, आप इसको ये समझा दीजिए, इसको आप ये सिखा दीजिए। यानी कि जो एक काउंसलिंग की जो ज़रूरत जो पड़ती है, यानी कि पर्सनल लेवल पे चेंज, यानी कि बच्चे को चेंज करना है खुद में और खुद के द्वारा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि चेंज दूसरा तो कर ही नहीं सकता, तो खुद, यानी कि बच्चा खुद चेंज कर ले अपने अंदर और इस प्रकार से चेंज कर ले कि वो किसी को कानों कान तक खबर ना लगे, भनक भी ना पड़े। चाहे वो स्टडी हो, यानी कि चेंज करे किस लिए, स्टडी के लिए करे, ईटिंग हैबिट के लिए कर ले, डांसिंग हो, यानी कि बहुत से बच्चे आप देखें हॉस्टल में एंटर होते हैं, जब निकलते हैं तो अच्छे डांसर बन के निकलते हैं, अच्छे सिंगर बन के निकलते हैं। राइटिंग है या और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा अपने आप में चेंजेस लाता है, अपने आप में नई चीज़ें डालता है, अपने आप को स्किल्ड पर्सन की तरह बिहेव करता है, अपने खुद के स्किल तैयार करता है। और जब बच्चा या बच्ची जब 2 साल या 3 साल या 5 साल के बाद जब हॉस्टल से निकलता है तो एक खुद के नए वर्जन में निकलता है, यानी कि उसका एक नया वर्जन बन जाता है, यानी कि न्यू सन या न्यू डॉटर बन के निकलती है। तो ऐसा ये मेरा अपना अनुभव, और ये जो भी मैंने बात की ये साइंटिफिक की है और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मेरे पास डिस्कस करने आते हैं। हाँ, हो सकता है कि हॉस्टल के कुछ नुकसान भी हों, डीमेरिट भी हो सकती हैं, ड्रॉबैक भी हो सकते हैं, बट उसको मैंने यहाँ नहीं लिया है, और क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा है नहीं कुछ भी। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें। आपको लगता है कि किसी की मदद कर सकता है तो आप शेयर कर दें, और आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट पे वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।